तो हम ल्यूकेमिया को डिस्कस कर रहे थे। अब समझते हैं कि इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस क्विकली डिस्टर्बिंग बैलेंस ऑफ कंपोनेंट्स इन ब्लड। देखो, वाइट ब्लड सेल हमारे पास जो ब्लड में होते हैं वो एक परफेक्ट कॉम्पोजिशन के साथ होते हैं, एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन के साथ वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि मेच्योर होते हैं, ठीक है। और इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो इतनी जल्दी से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, इतनी तेज़ी से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं कि हमारे पास जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है ब्लड का। तो उसकी वजह से ब्लड का बैलेंस ख़राब हो जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट द बॉडी डज नॉट हैव इनफ रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अगर हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स की क्वान्टिटी ज़्यादा होगी ब्लड के अंदर, तो किसी चीज़ के बढ़ने से कोई चीज़ कम भी हो जाती है, क्योंकि ब्लड को आपस में बैलेंस रहना होता है। ब्लड बैलेंस कैसे होता है? हमारे पास आरबीसी एक स्पेसिफिक परसेंटेज पर कंपोज करते हैं, फिर प्लेटलेट्स, फिर वाइट ब्लड सेल्स। अगर वाइट ब्लड सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और जल्दी बढ़ेंगे तो इसकी कॉम्पोजिशन ज़्यादा होगी, परसेंटेज में ये ज़्यादा अमाउंट कंपोजिट रखेगा इन द ब्लड, और फिर रेड ब्लड सेल्स की खुद ही तादाद कम हो जाएगी और प्लेटलेट्स की भी, क्योंकि उनको बढ़ने का इतना मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। इसका ब्लड का जो बैलेंस है बेसिकली ये ख़राब हो जाता है। तो ब्लड का बैलेंस ख़राब हो गया तो हमारे पास आरबीसीज या प्लेटलेट्स कम होते हैं। अगर आरबीसीज कम होंगे तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा हर जगह। इसी तरीके से अब अगर प्लेटलेट्स कम होंगे हमारे पास तो फिर ब्लड हमारे पास जो ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा होगी, और फिर ब्लीडिंग, क्योंकि हम ब्लीडिंग को रोकता है प्लेटलेट्स, तो फिर अगर प्लेटलेट्स से कम होंगे तो फिर ब्लीडिंग कैसे रुकेगी आराम से, ठीक है। दिस कॉजेज एनीमिया एंड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग। एक्सेसिव ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा देता है, उसी के साथ साथ एनीमिया को बढ़ा देता है, ठीक है। यानी कि रेड ब्लड सेल्स कम होने की वजह से एनीमिया कॉज होता है और प्लेटलेट्स कम होने की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। द नंबर ऑफ म्यूचुअल लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स डिक्रीजेज। अब जो लिम्फोसाइट्स हैं और न्यूट्रोफाइल्स के नंबर डिक्रीज़ होंगे। जब इनके नंबर डिक्रीज़ होंगे तो हमारे पास इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्ड डिक्रीज़ होगा। इम्यून सिस्टम जितना एक्टिव था वो उतना एक्टिव नहीं रहेगा। सो ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस इंक्रीज, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास इम्यून सिस्टम का देखो, हमारे पास ल्यूकोसाइट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफाइल्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। सो ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस इंक्रीजेज। अब देखो, अगर लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफाइल्स दोनों का फंक्शन क्या था? बीमारी को रोकना, यानी कि फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करना, और इसकी वजह से क्या होगा? इन्फेक्शन नहीं होगा बॉडी में। जब हमारे पास लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफाइल्स की परसेंटेज डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, तो इस डिक्रीज इन परसेंटेज से इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल भी आराम से आ जाएगा और फिर बॉडी में इन्फेक्शन भी हो जाएगा आराम से। द पर्सन इज़ नाउ सेड टू बी इम्यूनोसप्रेस्ड। अब वो जो बंदा है वो इस केस में कि अब उसके पास ये सारा जो भी सिनेरियो उसकी बॉडी में चल रहा है कि आरबीसी कम हो रहा है, उसका एनीमिया हो रहा है, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो एक्सेसिव ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ गया, इस तरीके से लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफाइल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो कोई भी इन्फेक्शन उसको आराम से आके हो रहा है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक है। उसे हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेस्ड। उस बंदे को हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेस्ड, जो कि ऑब्वियसली पेशेंट होता है, इन्फेक्टेड पर्सन होता है, इम्यूनोसप्रेस्ड कहते हैं, ठीक है। आपसे कभी भी टर्मिनोलॉजी इम्यूनोसप्रेस्ड की पूछी जाए तो आपको ये लिखना है, इसको ब्रीफ करके भी लिख दो, और इसको अगर डिटेल क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको हर एक चीज़ को लेबल करके लिखना है, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स को समझते हैं। व्हाट इज़ इम्यून रिस्पॉन्स? द कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी टू द एंट्री ऑफ अ फॉरेन एंटीजन, ठीक है। अगर कोई भी फॉरेन एंटीजन आ रहा है, फॉरेन का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो चीज़ जो हमारी बॉडी की नहीं हो, बेसिकली वो जो हमारा नहीं होता हम उसे फॉरेन कहते हैं। फॉरेन पार्टिकल का मतलब भी यही है कि वो हमारी बॉडी का पार्टिकल नहीं होता। तो एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज आता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको पता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब एक होता है सिंपल, यानी कि आसानी से समझ आए, एक कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत टफ टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी कि एक ही रिस्पॉन्स नहीं होता कि एक जगह से हार्मोन निकला और फिर उसने वो क्या किया, उस हार्मोन ने एंटीजन्स को तबाह कर दिया, नहीं। एक हमारे पास, हम लोग अभी प्रीवियस वीडियो में इतना कुछ पढ़कर आए हैं, आपने टी सेल्स और बी सेल्स के बारे में डिटेल्ड पढ़ा है कि कौन कौन से फंक्शंस क्या क्या कर रहे होते हैं। कोई किसी को एक्टिव करता है, फिर वो किसी को एक्टिव करता है, फिर वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है या हार्मोन प्रोड्यूस करता है, फिर वो दूसरों को एक्टिव करता है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स कहलाता है। और ये कब होता है? जब हमारे पास कोई भी एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल हो जाए, यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर हो जाए। इन्वॉल्व्स द एक्टिविटी ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। ऑफ कोर्स आप पढ़कर आए भी कि हमारे पास ल्यूकोसाइट्स, जिसको आप वाइट ब्लड सेल्स कह रहे हो, वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं, फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। फैगोसाइट्स में हमने पढ़ा था मोनोसाइट्स जो कि मेच्योर होते हैं मैक्रोफेजेस में, और दूसरा हमने पढ़ा था दैट इज़ न्यूट्रोफाइल्स, ठीक है। तो जिसे हम ग्रेन्युलोसाइट्स भी कहते हैं।
जो कि मेच्योर होते हैं न्यूट्रोफाइल्स में। तो हमने ये सारा पढ़ा था। तो ऑफ कोर्स यही 2 चीज़ें हैं, यही 2 पार्टिकल्स हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। अगर एंटीजन की बात करेंगे तो सब्सटेंस दैट इज़ फॉरेन टू द बॉडी एंड स्टिमुलेट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेल्फ का मतलब है substance produced by the body that the immune system does not recognize as foreign and therefore does not stimulate any immune response। यानी कि सेल्फ का मतलब होता है हमारा अपना, सेल्फ का मतलब होता है हमारा अपना, नॉन सेल्फ हमारा अपना नहीं है। अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसा हार्मोन, कोई ऐसा एंजाइम, अब देखो तो मुझे खुद एक बात बताओ, अगर एक फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया, फॉर सपोज बैक्टीरिया, फॉर सपोज वायरस, वायरस और बैक्टीरिया का इनके पास अपने वायरस नहीं, इनके पास अपने एंजाइम्स नहीं होते क्या? ऑफ कोर्स इनके पास अपने एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम जब ये प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी बॉडी को कैसे पता चलेगा कि ये हमारी बॉडी का एंजाइम है या हमारी बॉडी का एंजाइम नहीं है? तो उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ की। नॉन सेल्फ, एनी सब्सटेंस और सेल रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम एज फॉरेन एंड स्टिमुलेट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी में जो चीज़ बन रही होती है, हमारी बॉडी को पता होता है कि हमारी बॉडी में बन रही है। जब वो एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, लाइक कोई भी ग्लैंड है वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है या एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे पता चलता है कि हमारी बॉडी का एंजाइम है, तो वो उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेता। अगर वो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेगा, फॉर सपोज हमारी बॉडी में एक पार्टिकल घुस गया, वो फॉरेन पार्टिकल है, हमारी बॉडी का एक ग्लैंड है और वो उस ग्लैंड से एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है ताकि वो फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करे। तो अगर हमारे उस ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है या एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है जो कि वायरस को डिस्ट्रॉय करेगा, फॉर सपोज वायरस पार्टिकल है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, तो हमारी बॉडी कोई भी ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करेगी कि उस एंजाइम को या उस हार्मोन को ख़त्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, नहीं। क्योंकि अगर हमारी बॉडी अपने ही सेल्फ सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करेगी, अपनी हार्मोन, अपनी एंजाइम को डिस्ट्रॉय करेगी, तो वायरस आराम से फैल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा एंजाइम, ऐसा कोई हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है जो कि हम नहीं कर रहे, यानी कि हमारी बॉडी से नहीं हुआ प्रोड्यूस, वो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन हम नहीं कर रहे, वो बैक्टीरिया कर रहा है या कोई और भी कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहा है जो कि डिजीज़ कॉज करता है, तो फिर हम कहते हैं कि दैट इज़ नॉन सेल्फ। और नॉन सेल्फ के रिस्पॉन्स में हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स आता है। वो इम्यून सिस्टम फिर रिस्पॉन्ड करता है और उस एंजाइम को या उस हार्मोन को ब्रेक डाउन करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तबाह कर देता है और कोशिश करता है कि फॉरेन पार्टिकल को भी तबाह करे। तो नॉन सेल्फ हम उन एंजाइम्स, हार्मोन्स या सब्सटेंस के लिए, इवन सेल के लिए यूज़ करते हैं जो हमारी बॉडी का नहीं होता और उसके ख़िलाफ़ इम्यून रिस्पॉन्स आता है। बल्कि जबकि जो हमारी जो बॉडी है वो अगर कोई एंजाइम या कोई हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है तो हम उसे सेल्फ कहते हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता। Now understand that the role of memory cells in long term immunity। अभी long term immunity बस दिमाग में बैठा लो, आगे हम इसको मज़ीद डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वैसे आप अपने ओ लेवल्स में एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी पढ़कर आए हो, ठीक है, और शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी भी पढ़कर आए हो। यहाँ पर हम इसका जस्ट रीकैप लेंगे क्योंकि हमें इससे मज़ीद डिटेल चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि ये ओ लेवल्स नहीं है, ई लेवल्स है, इसलिए। अब यहाँ पर समझते हैं कि मेमोरी सेल्स लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी में कैसे काम आती है। देखो, आपको अगर मेमोरी सेल्स है ना, तो फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी का मतलब है कि वो आपको ज़्यादा टाइम तक इम्यूनिटी इसीलिए प्रोवाइड करी क्योंकि उसके बाद मेमोरी सेल्स हैं। वो मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, जब भी कोई एंटीजन आते हैं तो उसकी शेप को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो देख कर आओ, अगर नहीं देखी वहाँ डिटेल बता चुका हूँ। यहाँ पर है कि रिमेन इन द ब्लड फॉर ईयर्स एंड कॉज लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। मेमोरी सेल्स हमारे ब्लड में ईयर्स तक, सालों तक बॉडी के ब्लड में रहते हैं और ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कैसे? ये दिमाग में बैठा लेते हैं। मेमोरी सेल्स है ना, मेमोरी को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि ये हमारे पास जो एंटीजन है इसकी शेप ऐसी थी। अब अगर जस्ट इन केस इन द फ्यूचर कभी भी किसी भी टाइम वो वायरस या कोई पार्टिकल आकर अटैक करता है बॉडी को, तो फिर मेमोरी सेल्स को पता चल जाता है कि ये तो वही है जो पहले आया था और उसके खिलाफ हमने ऐसे रिस्पॉन्स किया था, तो वो वैसे ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते, वो पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस कर्व को थोड़ा सा समझते हैं। एक्सपोजर टू एंटीजन ए, अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम है, इन द वाई एक्सिस वी आर हैविंग द एंटीबॉडी कंसंट्रेशन, ठीक है। एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन चेक करना। एंटीबॉडी क्या होती है? वो सब्सटेंस जो कि फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं? मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी को? नो, प्लाज्मा, बी प्लाज्मा सेल हमें प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी को। एक्सपोजर टू एंटीजन ए, पहले कर्व 0 पे देखो, एंटीजन ए को एक्सपोज कर दिया। किसने एक्सपोज किया है? अब अगर नहीं पता, ये मैं यहाँ नहीं बता रहा, अब प्रीवियस वीडियो देख कर आओ, वहाँ पर बता चुका हूँ कि किसने एक्सपोज किया था, तो वो वीडियो देख के आ जाना। अब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, लो एफिनिटी एंटीबॉडीज़। पहले प्राइमरी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है,
जिसमें हमारे पास एंटीबॉडी की एफिनिटी लो होती है, यानी कि एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसकी जो एफिनिटी है वो लो है। इन अ सेंस कि हम ये कहते हैं कि एंटीबॉडीज तो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी भी तो भी उसकी एफिनिटी कम है, इन अ सेंस कि हमारे पास एंटीजन्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है। सेकेंड, एक्सपोजर टू एंटीजन ए। अब एंटीजन ए का दूसरा एक्सपोजर आ रहा है तो कर्व नीचे चला गया। कर्व नीचे क्यों गया? एंटीबॉडी ने ऑलमोस्ट एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन कर्व नीचे चला गया। अब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा, देखो बेसिकली ये ऐसा ही हो, जब आगे पढ़ोगे ना आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, तो फिर आपको समझ आएगा ओके तभी हमारे पास प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का कर्व नीचे था और सेकेंडरी का इतनी हाई, बिकॉज इट्स हैविंग द हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज़। उसके बाद हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज़ है, ऐसे उसका कर्व बहुत हाई है। तो यहाँ पर ये बेसिक्स हैं, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी हमें। अब आगे मज़ीद डिटेल समझते हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जब आपको पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा, तो भी आप बोलोगे कि ओके तभी हमारे पास कर्व थोड़ा सा नीचे आया था, उसकी एफिनिटी फिर भी कम है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स तो बहुत ज़्यादा एलर्टेड और बहुत हाई होता है, बहुत स्पेसिफिक और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होता है, तभी उसके हमारे पास कर्व हाई है। ठीक है, यानी कि एंटीबॉडी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर गई है इतनी कि उसकी एफिनिटी बहुत हाई चली गई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और पहले जब हमारे पास एंटीजन का एक्सपोजर हुआ था तो हमारे पास पहला इम्यून रिस्पॉन्स आया था, फिर जब दूसरी दफ़ा हमारे पास एंटीजन ए का एक्सपोजर हुआ तो हमारे पास सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आया, ये बात भी याद रख लेना। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ को समझते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ को, ये कौन से डिजीज़ होते हैं? occurs when the immune system mistakenly identifies self antigens as foreign यानी कि नॉन सेल्फ and mounts an immune response against them। मैंने अभी आपको इतना चीख चीख के बताया कि हमारे पास जो सेल्फ होता है वो सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी का होता है और वो एंजाइम या हार्मोन या कोई भी सेल होता है जो हमारी बॉडी का होता है, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, बॉडी कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करती। लेकिन जब कोई नॉन सेल्फ होता है, नॉन सेल्फ हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो हाँ उसके खिलाफ फिर इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं, वो तब होते हैं जब हमारी अपनी बॉडी मिस्टेकनली गलती से सेल्फ को नॉन सेल्फ आइडेंटिफाई कर लेती है, यानी कि वो ये कहती है कि ये हमारी बॉडी का सेल नहीं है, किसी और बॉडी का सेल है, होता वो हमारी बॉडी का ही है लेकिन वो दूसरी बॉडी का सेल समझ के फॉरेन पार्टिकल या नॉन सेल समझ के उस पर अटैक करती है, हमारी चीज़ों पर, हमारी बॉडी हमारी चीज़ों पर ही अटैक करती है। ये तब हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। During the maturation of the T cells in the thymus, millions of cells are destroyed as they have T cell receptors complementary to self antigens। जो सेल्फ एंटीजेंस है उन्हीं के कॉम्प्लीमेंटरी हमारे पास टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, उसकी वजह से जब हमारे पास टी सेल्स बनते हैं मिलियंस ऑफ टी सेल्स आर डिस्ट्रॉयड। हमारे पास टी सेल्स बनते, अच्छा हमारे पास टी सेल्स होते कहाँ पर हैं? बोन मैरो में, लेकिन मेच्योरेशन हमने देखा प्रीवियस वीडियो में कि कहाँ होती है? थाइमस में। मिलियंस ऑफ टी सेल्स आर डिस्ट्रॉयड जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि टी सेल के रिसेप्टर्स हमारे पास कॉम्प्लीमेंटरी इन द शेप होते हैं टू द सेल्फ एंटीजन। सम ऑफ दीज सेल्स evade destruction and are activated to stimulate an immune response against the body's own proteins। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, कभी कभार ये सेल्स हमारी अपनी ही बॉडी के ओन प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, और ऐसे वी कैन जैसे इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है कि जो हमारी अपनी ही ओन बॉडी सेल्स को, और वो सेल्स जो कि प्रोटीन बना रहे हैं या हमारे ओन प्रोटीन्स को, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह ऑफ कोर्स। स्टार्ट्स एज एन अटैक इन्वॉल्विंग एंटीबॉडीज एंड किलर टी सेल्स अगेंस्ट सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज क्या करती है? एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करती है, सेल्फ एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर रही है, और टी हेल्पर सेल्स और टी सेल रिसेप्टर्स को, क्योंकि उनके टी सेल रिसेप्टर्स कॉम्प्लीमेंटरी इन द शेप टू द सेल्फ एंटीजन, तो टी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। और टी सेल्स भी एक्शन लेते हैं और एंटीबॉडी भी एक्शन लेते हैं अगेंस्ट सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अलग अलग जगहों पे बॉडी के ये एक्शन ले रहे होते हैं, अपनी बॉडी के सेल्स को और अपनी बॉडी के हार्मोन्स एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, अपनी बॉडी के प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। हार्मोन्स और एंजाइम्स इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, यू नीड टू नो अबाउट इट एज वेल। अटैक कैन बी लोकलाइज्ड इन वन ऑर्गन और डायरेक्टेड अगेंस्ट द होल बॉडी। ये अटैक इतना ख़तरनाक हो सकता है कि या तो ये इतना नॉर्मल लोगों के भाई एक छोटे से ऑर्गन को ही नुकसान पहुंचाए, एक ही ऑर्गन को नुकसान पहुंचाए, या फिर ये इतना ख़तरनाक हो सकता है कि पूरी इंटायर बॉडी को नुकसान पहुंचा दे, यानी कि
एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेटर जो हमारी पूरी बॉडी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दे। अब कुछ बीमारी हैं जिनका आपको नाम याद करने हैं जो कि इस तरह के ऑटो इम्यून डिजीज़ कहलाती हैं, सच एज मैस्थीनिया ग्रेविस या फिर रेमाटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, या फिर टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसी तरीके से ल्यूपस और सेराइसिस, ये जितनी भी और भी बहुत सारी मज़ीद बीमारियां हैं, तो ये बेसिकली वो बीमारियां और भी मज़ीद बीमारियां हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। अब मैस्थेनिया ग्रेविस जिसको एमजी से रिप्रेजेंट किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 2 डायग्राम गिवन है और ये है नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अच्छा, इन योर A2 आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को बहुत डिटेल से पढ़ना है, बट इन AS यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ याद कर लो बिकॉज इट इज़ ऑल दो नॉट ए वेरी डिटेल, लेकिन फिर भी आपको स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं। एक हमें नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिखाया हुआ है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? बेसिकली साइनेप्सिस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इम्पल्स जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हमारी बॉडी में इन द कोऑर्डिनेशन सिस्टम में आते हैं। ब्रेन हर जगह सिग्नल पहुंचाता है, तो वहाँ पर हमारे पास, अब आपको देखो बिकॉज इट्स नॉट A2 तो मैं इतनी डिटेल से नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको यहाँ पर इतनी डिटेल से नहीं लिखना। हमारे पास जो न्यूरॉन होता है ना, वो बेसिकली साइनेप्सिस करता है। तो न्यूरॉन क्या करता है? हमारे पास न्यूरॉन एक ऐसा केमिकल है जिसको रिलीज़ करता है और वो अटैच होता है टू द रिसेप्टर। तो ये सब हमारे पास काम आता है अपना सिग्नल पहुंचाने के लिए। लाइक फॉर सपोज आप इधर से उधर देख रहे हो, ठीक है, अपनी आइज़ को मूव कर रहे हो, अपने हाथ को मूव कर रहे हो, अपनी लेग को मूवमेंट में ला रहे हो, ठीक है, अपनी बॉडी को मूव कर रहे हो, तो ये सारे जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, तो ये सब हमारे पास साइनेप्सिस में होता है, कोऑर्डिनेशन होता है हमारी बॉडी का और वो कोऑर्डिनेट करती है। तो खैर इसको इतने डिटेल से नहीं पढ़ना। अब यहाँ पे समझो कि हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ हैं दैट आर प्रोड्यूस अगेंस्ट रिसेप्टर्स ऑन मसल्स फाइबर्स फॉर एसिटाइलकोलाइन विच इज़ रिलीज बाय एंड्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स टू स्टिमुलेट मसल कंट्रैक्शन। मसल, हमारे पास जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन तब होती है जब हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स एक ऐसा केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसे हम एसिटाइलकोलाइन कहते हैं, इस केमिकल को। और ये केमिकल जाकर फिर जब हमारे पास मसल के रिसेप्टर्स पर लगता है, आकर अटैच होता है, तो फिर स्टिमुलेशन होती है, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है उस बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, कुछ ऐसी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं जो कि रिसेप्टर ऑन द मसल फाइबर्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रही है। मसल फाइबर्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट एक ऐसी एंटीबॉडी रिलीज़ हो रही होती है इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, पीपल विद MG, ठीक है, हैव T helper cells that are specific for the cell surface receptors for acetylcholine। हमारे पास जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं बेसिकली जिनका हमारे पास ये वाली बीमारी हो जाती है, तो उसमें हमारे पास उनके टी हेल्पर सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास सेल रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं इन नेचर टू द सेल रिसेप्टर्स फॉर एसिटाइलकोलाइन। The T helper cells stimulate a clone of B cells to differentiate into plasma cells and secrete antibodies that bind to the receptor, blocking transmission from motor neuron. Muscle cells are not stimulated, so muscle tissue starts to break down. अब सिम्टम बाद में डिस्कस करूँगा, पहले बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है हमारी बॉडी में। देखो, एसिटाइलकोलाइन हमारे पास उस रिसेप्टर पर जाकर अटैच करेगा ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो। जब हमारे पास टी हेल्पर सेल्स का आपको प्रीवियस वीडियो में तो ऑलरेडी फंक्शन बता चुका हूँ। यहाँ पर है कि टी हेल्पर सेल्स हमारे पास क्लोन ऑफ बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट का क्या मतलब है, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं, उन्हें सिग्नल देते हैं कि अब आप मज़ीद ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ, या ऐसा कोई स्टिमुलेट का मतलब बेसिकली ये होता है कि व्हाट कैन आई बेसिकली से, लाइक फॉर सपोज आप खामोशी से बैठे हुए हो और सामने से मतलब पीछे से गाड़ी आ रही है और आपको नहीं पता कि पीछे से गाड़ी आ रही है और आप आराम से अपनी जगह पे बैठे हुए हो, तो मैं आपके पास जाके आपको बोलूँगा कि तुम्हारे पीछे कार आ रही है, स्पीड में आ रही है, अब अपनी जगह से हटो, तो फिर तुम अपनी जगह से हटोगे। तो मैंने क्या किया, तुम्हें एक स्टिमुलेट किया, ठीक है, और तुम्हें स्टिमुलाई बताया कि ये सीन हो रहा है कि तुम्हारे पीछे कार आ रही है, तो तुम्हें क्या करना है, अब ये तुम्हारा रिस्पॉन्ड होगा। तुम्हारा रिस्पॉन्ड ये कि तुम सामने से हट जाओगे ताकि गाड़ी सीधी गुजर जाए। तो मैंने तुम्हें स्टिमुलेट किया, मैं तुम्हें बताया कि पीछे कार आ रही है, मैंने खुद से तुम्हें हटाया नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि पीछे कार आ रही है, फिर तुम खुद हटे हो, ये तुमने रिस्पॉन्ड किया है, जिसकी वजह से कार स्ट्रेट गुजर गई और तुम भी बच गए। तो ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड में होता है। बहरहाल इतनी डिटेल से नहीं पढ़ना,
हमारे पास टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं क्लोन ऑफ बी सेल्स को, जो कि फिर प्लाज्मा सेल्स में डिफरेंशिएट करते हैं अपने आप को, यानी कि डिवाइड करते हैं। और जब प्लाज्मा सेल्स बन जाएंगे तो प्लाज्मा सेल्स का क्या फंक्शन मैंने आपको बताया था, ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। जब ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगे तो ये एंटीबॉडी दैट बाइंड टू द रिसेप्टर ब्लॉकिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम मोटर न्यूरॉन, ये एंटीबॉडी रिसेप्टर पर जाकर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और किसकी ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देते हैं, देखो हमने कहा था कि हमारे पास जो एसिटाइलकोलाइन है वो जाकर अटैच होता है, और क्योंकि उसकी शेप कॉम्प्लीमेंट्री इन द शेप होता है टू द रिसेप्टर। लेकिन जब हमारे एंटीबॉडी आकर अटैच होगा तो अब क्या एसिटाइलकोलाइन अटैच हो सकता है, नो, एसिटाइलकोलाइन अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि कोई जगह नहीं बची, वहाँ पर एंटीबॉडी आकर अटैच हो गए हैं। और एंटीबॉडी ने प्रिवेंट कर दिया हमारे एसिटाइलकोलाइन केमिकल को कि वो अटैच हो पाए। जब अटैच नहीं होंगे तो क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते तो फिर हमें उस जगह पर पेन महसूस होता है, ठीक है। आप फोर्स लगाओ पर कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे पास कुछ भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर एसिटाइलकोलाइन की जगह एंटीबॉडी आकर अटैच हो चुके हैं टू द रिसेप्टर्स। और उसी के साथ साथ मसल सेल्स आर नॉट स्टिमुलेटेड, यानी मसल सेल्स को स्टिमुलेशन नहीं पहुँच रहा। ज़ाहिर सी बात है, जब वहाँ पर एसिटाइलकोलाइन जो कि कहता है कि मसल्स को कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें, लेकिन जब वहाँ पर एंटीबॉडी आगे पहले से लग गया तो अब एसिटाइलकोलाइन कहाँ पर लगेगा, कहीं अटैच नहीं हो सकता, कहीं बाइंड नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे पास जो मसल है वो मसल पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता सो द मसल टिश्यू स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन, तो ये मसल टिश्यूज़ जो होते हैं, जो मसल बनाते हैं, ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। अब इसका सिम्टम क्या है, मसल वीकनेस, मसल्स वीक हो रहे होते हैं। जहाँ पर भी आपको फील हो के मसल वीकनेस हो रही है आपके पास, लाइक आपके कंधे में, कंधे से नीचे बाइसेप्स वाली साइड पे दर्द हो रहा है, ठीक है, या फिर लेग्स में दर्द हो रहा है, थाइसिस में, या फिर कहीं पर भी बेसिकली जहाँ पर हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स ओवरऑल बॉडी में, लेकिन वो एक अलग पेन होता है जो कि मसल का पता चल जाता है, वाइल डॉक्टर्स को ज़्यादा पता होता है। तो वहाँ पर हमें मसल्स पेन होना शुरू हो जाता है और मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा काम करते ही थकान होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, सांस ज़्यादा फूलता है। ये सारी कंडीशंस हमारे पास आती हैं इन द MG डिज़ीज़, जो कि बेसिकली आपको ये कि भाई मसल वीकनेस, आपको इसका सिम्टम लिखा हुआ है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ड्रग दैट इनहिबिट्स, ऑफ कोर्स खुद एक कॉमन सेंस लड़ाओ, जहाँ पर एंटीबॉडी लग गई आकर उस रिसेप्टर पर, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो रिसेप्टर उस पर सरफेस पर था, और वहाँ पर जाकर एसिटाइलकोलाइन को अटैच होना था, लेकिन अब एंटीबॉडी आके अटैच हो गया, तो हम कोई ऐसी ड्रग बनाएंगे, ऐसी उसको डोजेज देंगे कि जिससे क्या होगा, वो एंटीबॉडी रिमूव हो जाएगी और एसिटाइलकोलाइन आके अटैच हो जाएगा। यही इसका फाइनल हल है। तो हम क्या करते हैं, ड्रग जिसका ट्रीटमेंट है कि ड्रग दैट इनहिबिट्स एंजाइम इन सिनेप्सिस दैट ब्रेक्स डाउन एसिटाइलकोलाइन increases its concentration, so its action in stimulating muscle contraction lasts longer, और surgical removal of the thymus gland, या तो फिर सर्जिकल रिमूवल करते हैं, थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता आपको थाइमस ग्लैंड का तो प्रीवियस वीडियो देख कर आना। या फिर हम क्या करते हैं बेसिकली कि हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जो कि क्या करती है, एसिटाइलकोलाइन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देती है। जब एसिटाइलकोलाइन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, जैसा कि देखो एंजाइम से लिंक कर रहा है चैप्टर, एंजाइम से आप सबस्ट्रेट को और इनिबिशन वाले चैप्टर में जाके रीचेक करो तो आपको वहाँ पे पता होगा कि हमने एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर को यूज़ किया था, क्योंकि उसी का ही इफेक्ट पड़ रहा था ना, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उस चैप्टर को इस चैप्टर से लिंक करने की कोशिश करो। वहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम था, उस एंजाइम में दो चीज़ें बाइंड होने के चांसेस थे एक्टिव साइट पर, एक सबस्ट्रेट, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो हम जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता था तो हम कह रहे थे कि भाई सबस्ट्रेट तो अटैच नहीं हो रहा, तो इसका वाहिद हल क्या था, हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते थे। यहाँ पर सेम केस में हम लोगों को एसिटाइलकोलाइन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देना है। जब एसिटाइलकोलाइन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो एंटीबॉडी नहीं अटैच होगी, और ऑफ कोर्स फिर एसिटाइलकोलाइन खुद आपस में अटैच हो जाएंगे टू द रिसेप्टर। जब रिसेप्टर पे एक दफ़ा अटैच हो गया, अब स्टिमुलेशन होगा, यानी स्टिमुलेट करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, और हैंस इस तरह से इस डिज़ीज़ का, ऑटोइम्यून डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट हो जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एंटीबॉडीज़ एंड वैक्सीनेशन। एंटीबॉडीज़ और वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि आपके AS लेवल सिलेबस में इसकी रिक्वायरमेंट है और आपको दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए।
एंटीबॉडीज़ का सबसे पहले पढ़ते हैं। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पर विजिबल होगा अभी। सो एंटीबॉडीज़ आर द ग्लोबुलर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है भाई, ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या था, मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं ना ये, तो इसमें हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इतनी बेसिक्स तो नहीं बता सकता आपको बार बार, वैसे दिमाग में याद रखो कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हमारे पास दो किस्म के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होकर एक न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। व्हाट डज इट मीन? ग्लूकोज एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, प्रोटीन ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोटीन। ग्लूकोज प्लस प्रोटीन इज इक्वल्स टू ग्लाइकोप्रोटीन, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहलाता है। और ग्लोबुलर का क्या मतलब है, अगर नहीं पता तो सेकंड चैप्टर देखकर आओ, उसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आपको ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए। तो ग्लोबुलर इन द स्ट्रक्चर होता है, ये फाइब्रस नहीं होता, यानी ये सिर्फ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। एंड ऑफ कोर्स इट हैव द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब फॉर्म ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स। ये एक प्लाज्मा प्रोटीन का ग्रुप फॉर्म करता है बेसिकली, जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं इन द कॉमन वर्ड, ठीक है, हम इसको इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। ना विन अ बिट डिटेल, जस्ट अंडरस्टैंड, अभी वीडियो को पॉज करो और इस डायग्राम को अपने नोट्स में बना भी लो ताकि पता चल जाए। ये हमारे पास जो वाई स्ट्रक्चर होता है, वाई स्ट्रक्चर कहलाता है, मैं तो उसको वाई कहता हूँ, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। दिस इज़ द एंटीबॉडी। अब हमारे पास यहाँ पर दो किस्म की रीजन्स या साइट्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो दरमियान का हिस्सा देखो, बिल्कुल सेंटर में, इस सेंटर वाले रीजन को कहते हैं हिंज रीजन, ओके, विच गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू बाइंड अराउंड एंटीजन। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है, मूवेबल होता है इन अ सेंस और फ्लेक्सिबल होता है इन अ सेंस कि फिर ये बाइंड टू द एंटीजन, क्योंकि एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीजन पे बाइंड करता है, ठीक है, और एंटीजन का स्ट्रक्चर आपको ऊपर विजिबल भी है। तो एक एंटीबॉडी दो एंटीजन पर अटैच हो सकता है, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, दोनों पे तुम देखो, यहाँ पर एक जगह पर एंटीजन नॉट इट इज़ डिटैच और एक जगह पे अटैच है, ठीक है, और एक खाली जगह जहाँ पर तुम्हें सर्कुलर डॉट से गिवन दिखाया हुआ है एंटीजन बाइंडिंग साइट। दिस इज़ कॉल्ड द एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंड एंटीजन बाइंडिंग साइट्स वो होती हैं जिसमें द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन दीज रीजन मेक अ स्पेसिफिक 3D शेप विच बाइंड, क्योंकि ऑफ कोर्स देखो एंटीजन और एंटीबॉडी कब बाइंड करेंगे, जब दोनों का स्ट्रक्चर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो यहाँ पर स्पेसिफिक 3D शेप होती है। और स्पेसिफिक का मतलब ही यही है कि हर एंटीजन के लिए नहीं होती, अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी बनती है। फॉर सपोज़ अगर एंटीजन का स्ट्रक्चर है सर्किल, तो एंटीबॉडी का भी स्क्वायर शेप की नहीं बनेगी या ट्रायंगल शेप की नहीं बनेगी, वो भी फिर सर्क्यूलर स्ट्रक्चर बनेगी ताकि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर हो जाए। मतलब इस तरह से बनेगी कि स्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए। तो जब शेप कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी तो फिर अटैचमेंट ईजीली हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास दो चेन्स होती हैं, एक लाइट चेन और एक हैवी चेन। जो लाइट चेन है वो आपको पिंक कलर से गिवन है और जो हैवी चेन है वो हमारे पास ब्लू इन अ कलर ये इस तरह से गिवन है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी साथ में अटैच होते हैं। अब एक बात और याद रखनी है, हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, अब देखो ये इतनी ज़्यादा डिटेल से गिवन है, सो अच्छी बात है याद कर लो, क्योंकि अगर जस्ट इन अ केस पूछा जाए तो फिर तुम्हें पता हो इन चीज़ों के बारे में। बाकी और स्पेसिफिक इतना ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है। अब डिस्कस करते चलेंगे एंटीबॉडी के फंक्शन को। अच्छा, यहाँ पर एक एब्रीवेशन गिवन है, दैट्स पैनिक। इस एब्रीवेशन को थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास पी गिवन है, द पैनिक, द पी रिप्रेजेंट्स अ प्रेसिपिटेशन, A is given as a agglutination, N is given as a neutralization, I is given as a inflammation and C is given the complement activation। अब समझते हैं, देखो एंटीबॉडी का बेसिक फंक्शन क्या है, फिर आपको टर्मिनोलॉजी भी समझ आ जाएगी जो कि एब्रीवेशन गिवन है। हमारे पास the antibody is attached to flagella of bacteria, making them less active and easier for phagocytes to engulf। यानी कि हमारे पास जो एंटीजन होता है वो बैक्टीरिया की फ्लैजिला से अटैच होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज़ कर देता है, क्योंकि बैक्टीरिया फ्लैजिला की वजह से एबिलिटी रखता है, तो बेसिकली वी कैन जैसे मूव या स्विम इन अ सेंस, सही है, तो इस तरह से उसका वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। जब हमारे पास एंटीबॉडी बैक्टीरिया के फ्लैजिला पर जाकर अटैच होगा तो फिर वो लेस एक्टिव कर देगा बैक्टीरिया को, और फैगोसाइट्स को अलाउ कर देगा कि वो आराम से इनगल्फ कर सकें टू द बैक्टीरिया। कॉज एग्लूटिनेशन यानी कि क्लम्पिंग टुगेदर ऑफ बैक्टीरिया रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ स्प्रेड। ये एग्लूटिनेशन करता है, यानी कि
क्लम्प बना देता है, एक हिस्से में जमा कर लेता है बैक्टीरिया को। यू कैन नॉट जस्ट से द ट्यूमर या सर्किल, पर हाँ उसका रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो स्पेसिफिक वर्ड है वो आप बोलो एग्लूटिनेशन वाला, जिसमें हमारे पास जो बैक्टीरिया उसको एग्लूटिनेट कर देता है या क्लम्प टुगेदर कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इधर उधर नहीं जाता है, स्प्रेड होने के चांसेस डिक्रीज़ हो जाते हैं। उसी के साथ साथ पंच होल्स इन द बैक्टीरिया सेल वॉल कॉजिंग दैम टू बर्स्ट व्हेन दे एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। उसी के साथ साथ ये वाटर जो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल है बैक्टीरिया की, उसमें होल्स को भी पंच कर देता है, जिसकी वजह से जब भी बैक्टीरिया, अब देखो सेल वॉल का फंक्शन कहता है रिजिडिटी प्रोवाइड करना, लेकिन जब भी बैक्टीरिया ऑस्मोसिस से वाटर को अपने अंदर लेगा तो वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा और ऐसे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी के साथ साथ एंटीबॉडीज कोट्स बैक्टीरिया मेकिंग फैगोसाइटोसिस ईजियर एज फैगोसाइट्स हैव रिसेप्टर प्रोटीन्स। अब ये जो एंटीबॉडी होती है बैक्टीरिया को कोट करती है, कोट का मतलब है बैक्टीरिया के बेसिकली इन अ सेंस अराउंड एक वी कैन नॉट जस्ट से सर्किल बनाती है, मतलब बेसिकली कोट करती है। कोटिंग का मतलब ये होता है कि फॉर सपोज एक दीवार है, ठीक है, और इस दीवार के ऊपर आपने पेंट का एक कोट किया, फिर उस पेंट का एक कोट करने के बाद यानी कि दीवार पे पूरा पेंट करने के बाद आप उसका दूसरा कोट कर रहे हो, तो वो दूसरा कोट क्या हो गया, मज़ीद डार्कर हो गया। फिर आपने तीसरा कोट किया तो और डार्कर हो गया, फिर चौथा कोट किया तो और डार्कर हो गया। तो ये कोटिंग इस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। और बिकॉज आप ओ लेवल के ऊपर क्या होता है आपको इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो बैक्टीरिया को एक कोट करता है एंटीबॉडी, कोट का मतलब है कि बैक्टीरिया के ऊपर एक लेयर बना देता है, और इस लेयर से क्या होता है, कोटिंग से क्या होता है कि फैगोसाइटोसिस आराम से हो जाता है, क्योंकि फैगोसाइट्स जो हैव द रिसेप्टर प्रोटीन, फैगोसाइट्स के पास रिसेप्टर प्रोटीन होता है, तो अब क्या करेंगे, आकर अटैच हो जाएंगे और ईजिली फिर आराम से बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन कर लेंगे। या फिर फैगोसाइटोसिस होता है जिसमें फैगोसाइट्स को इनगल्फ और बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेता है फैगोसाइट। इसी के साथ साथ कंबाइन विद टॉक्सिन्स न्यूट्रलाइजिंग दैम एंटीटॉक्सिन, ये टॉक्सिन के साथ कंबाइन होकर बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर लेता है, यानी कि एंटीटॉक्सिन। तो फिर बैक्टीरिया ख़तरनाक नहीं होता, यानी कि बैक्टीरिया फिर नुकसानदेह नहीं होता और फिर उतना हार्मफुल अटैक नहीं करता, फिर वो कम हार्मफुल हो जाता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। और इसी के साथ साथ कंबाइन विद वायरसेस एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम एंटरिंग और डैमेजिंग द सेल्स। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये फिर वायरसेस और बैक्टीरियल टॉक्सिन के साथ भी आपस में कंबाइन हो जाती है, ताकि मज़ीद फिर सेल को या तो बैक्टीरिया सेल को या वायरस को एंटर होने से रोक दे, या फिर अगर एंटर हो गया तो फिर वो डैमेज करने से रोक दे सेल्स को। एंटीबॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बेसिक फंक्शन ही यही है कि ये बैक्टीरिया को या वायरसेस को, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि डिजीज़ को कॉज करते हैं, ठीक है, हम इसको पैथोजन भी कहते हैं, तो एबिलिटी उसकी कम कर देता है, कोशिश करता है कि ख़त्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, इनगल्फ कर दे, मार दे, फैगोसाइटोसिस हो जाए, ताकि कोई भी पार्टिकल बॉडी में डिजीज़ कॉज ना कर सके। सो अब तक फ़िलहाल सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस फर्दर मोर इन डिटेल अबाउट एवरीथिंग जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बोलूँगा कि ऑलमोस्ट वी आर कम्प्लीटेड विद ऑलमोस्ट 80% ऑफ आर AS बायो सिलेबस। तो अगर टॉपिकल से स्टार्ट नहीं किया तो कर लो। अगर इस चैप्टर में अभी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है या इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ कमेंट कर लेना। एंड ऑल्सो फॉर एनी ऑनलाइन क्लास और इवन फॉर द मंथली और वीकली टेस्ट असाइनमेंट्स वगैरह क्लासेस और नोट्स चाहिए कुछ भी, तो उस वजह से भी मैसेज कर सकते हो। डू subscribe to this channel, do not forget to click on the bell icon to be notified on time, and do follow on Instagram as well. I'll see you in the next video. Till that, take care.